दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 46 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर, और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को और इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 3 मई 1974 को। जन्म का समय है दिन में 11:30। जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने बताया है कि ये कारोबार करते हैं, मिनरल वाटर प्लांट है इनका और इस चीज का ये व्यापार करते हैं। कहते हैं कि परिश्रम बहुत करता हूं मगर उस अनुसार मुझे जो है लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने पढ़ाई किसी और चीज की थी लेकिन मुझे काम कोई और करना पड़ रहा है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं मगर एक्शन उस हिसाब से मैं नहीं ले पाता हूं। और इसके अलावा भी कई सारे ये प्रश्न पूछते हैं विदेश जाने को लेकर के और स्टेबिलिटी को लेकर के, विवाह को लेकर के। तो इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 4 नंबर से और चंद्रमा देव देखें तो वो कन्या राशि में जाकर के विराजमान, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न और कन्या राशि की। कर्क लग्न यानी कि जल तत्व प्रधान लग्न बनता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चंचल होते हैं। इनका जो मन है बहुत ज्यादा चंचल होता है क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश बन जाते हैं। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार मन से ऐसे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। लग्न को देखें तो लग्न का मान 6 डिग्री का है। लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं चंद्रमा जाकर के तीसरे भाव साहस पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है ये इनको मेहनती बनाएगा। बार बार मैंने कहा है कि यदि शरीर भाव का स्वामी ग्रह जाकर के तीसरे भाव में बैठ जाए, मेहनत पराक्रम के भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये जातक को मेहनती बनाता है, दौड़ भाग करवाता है, मेहनत करने के लिए विवश कर देता है। तो यहां पर चंद्रमा आपको मेहनती बनाने वाले होंगे, रिस्क दिलवाने वाले होंगे आपको चंद्रमा। अब यहां पर चंद्रमा को देखें तो 10 डिग्री का चंद्रमा है। बलाबल चंद्रमा के पास अच्छा माना जाएगा। यहां पर चंद्रमा वृद्ध अवस्था के हैं और यहां पर बैठ करके ये आपको मेहनती बनाएंगे। ध्यान से इस चंद्रमा को यदि आप देखें तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में किमद्रम दोष का लग जाना। तो यहां पर चंद्रमा को किमद्रम दोष लग रहा है, जिस वजह से आपका जो मन है वो अशांत रहने वाला है और आपके लिए चंद्रमा का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा ही आपके लग्नेश हैं। तो चंद्रमा लग्नेश भी है और वो किमद्रम में भी है। इस वजह से मन अशांत रहने वाला है, दिमाग में कई तरीके के विचार आपके आते रहेंगे। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जो है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर शुभ मानी जाएगी और काफी हद तक यहाँ पर किमद्रम दोष कम हो जाएगा या आप इसको कह सकते हैं कि भंग भी हो जाएगा। लेकिन मन में कई प्रकार के विचार तो वैसे भी कर्क लग्न वालों के आते ही रहते हैं। राहु को देख लें, यहां पर राहु 27 डिग्री के साथ बैठा हुआ है बाल अवस्था में। पंचम भाव में राहु किसकी राशि में बैठा है? देखिए, मंगल की राशि में, वृश्चिक में। और मंगल देव कहां है? तो वो 12वें भाव में शनि के साथ। ये स्थिति शिक्षा, संतान, लव रोमांस के लिए बढ़िया नहीं है। पंचम भाव में राहु का बैठना, वो भी वृश्चिक राशि में, ये बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। यहां पर शिक्षा, संतान दोनों ही चीजों में परेशानी नजर आ रही है और यहां पर राहु बैठ करके शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर तो भाग्य में भी उतार चढ़ाव देने का कार्य करेंगे। राहु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ को लेकर के उतार चढ़ाव देने वाले होंगे। और लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो मन में जो विचार आ रहे थे अब उस विचार में नेगेटिव विचार जुड़ जाएंगे। 1000 तरीके के विचार आपको चंद्रमा दे रहा था, अब राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है तो अब ये नकारात्मक विचारों को भी देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु को देख लेते हैं। 18 डिग्री का गुरु यहां पर बैठा हुआ है, युवावस्था का ये गुरु है। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो षष्ठेश हैं और वो भाग्येश भी हैं और जाकर के भाग्येश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, यहां पर गुरु का अष्टम भाव में बैठना निश्चित रूप से इतना कहा जा सकता है कि आपका जो भाग्य है वो ऐन मौके पर आपका साथ छोड़ देता है।
भाग्य आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि देखिए भाग्येश जाकर के त्रिक भाव में, अष्टम भाव में यहां पर बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा है और तात्कालिक मैत्री में भी नहीं है। इस वजह से यहां पर बैठ करके गुरु संघर्षों को बढ़ा देंगे। देखिए जब किसी की कुंडली में भाग्य का भाव जितना बलवान होगा, भाग्येश जितना बलवान होगा, उस जातक को भाग्य का उतना ज्यादा साथ मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि गुरु जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए, इसलिए भाग्य का साथ आपको बहुत हद तक नहीं मिल पा रहा है। यहां पर गुरु को देखें तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि ये षष्ठेष्ठ हैं और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर गुरु विपरीत राजयोग की स्थिति को बना रहे हैं। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि स्थिति आपकी विपरीत होती है, लेकिन आप अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से रिजल्ट्स को हासिल करते हैं, उन रिजल्ट्स को हासिल करते हैं जैसा रिजल्ट आपको चाहिए। किस चीज से? पराक्रम से, किस्मत से नहीं, पराक्रम से। तो यहां पर आप मेहनत करेंगे तब गुरु आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। गुरु के यहां पर बैठे होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय ये गुरु करवाने वाले होंगे। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि धन का लाभ देने वाली होगी निश्चित रूप से, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको मकान और वाहन का सुख देने वाली होगी। विलंब से ही सही, पराक्रम से ही सही, लेकिन ये गुरु आपको ये चीजें देने वाला होगा। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र यहां पर 4 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में यहां पर मीन में जाकर के शुक्र बैठा हुआ है। देखिए भाग्य भाव को एक तरफ से देखें तो उच्च का शुक्र भाग्य भाव में है, लेकिन जो भाग्येश है वो जाकर के अष्टम में बैठे हुए हैं। तो पूर्ण रूप से आप भाग्यहीन नहीं है। ध्यान से समझिएगा मेरे इस बात को, पूर्ण रूप से आप भाग्यहीन नहीं है। इतना जरूर है कि गुरु का अष्टम में बैठना और राहु की दृष्टि पड़ना कुंडली के नवम भाव के ऊपर, ये भाग्य संबंधित, उच्च शिक्षा संबंधित परेशानी को दर्शा रहे हैं। लेकिन शुक्र यहां पर उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, उस दौरान आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। विदेश की यात्राएं करेंगे, कहीं ना कहीं धर्म स्थान की भी यात्राएं आप उस दौरान कर सकते हैं। 4 डिग्री का शुक्र है, यहां पर मृत अवस्था का है, लेकिन फिर भी भाग्य संबंधित लाभ ये शुक्र आपको देने वाले होंगे। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, और देखिए इस कुंडली में शुक्र को देखें, सुखेश है और लाभेश है। देखिए सुखेश उच्च का भाग्य भाव में बैठा हुआ है, क्या करेगा? सुखों में वृद्धि। लाभेश भाग्य भाव में उच्च का बैठा हुआ है, क्या करेगा? तो लाभ में वृद्धि। तो धन के लिए, सुखों के लिए यहां पर शुक्र की स्थिति बेहतर है। यदि गुरु को थोड़ा बेहतर कर लिया जाए तो भाग्य संबंधित परेशानियां कम होती चली जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि शुक्र की दशा आती है, उस दौरान आपको निश्चित रूप से भाग्य का ज्यादा लाभ मिलेगा, धन से जुड़ा हुआ विशेष लाभ मिलेगा, और आपकी सुखों में वृद्धि हो जाएगी। दसम भाव को देख लें तो दसम भाव में यहां पर सूर्य और बुध की युति हो रही है। सूर्य और बुध की युति को हम आमतौर पर बुधादित्य योग का नाम देते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, बुध यहां पर अस्त के हैं। मैंने कई बार कहा है कि बुध अस्त होने के बावजूद रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इस केस में नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से दोनों की डिग्री को देखिए। सूर्य 18 डिग्री के हैं, बुध 17 डिग्री के साथ विराजमान है, सिर्फ 1 डिग्री का फासला है। यहां पर बुध पूर्ण रूप से अस्त है, पूर्ण रूप से ये बुध अस्त है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ये कंफ्यूजन वाली स्थिति भी देने वाला है। बुध क्या है? तो बुध आपका जो है इंटेलिजेंस है, और बुध जब अस्त हो जाएंगे वो भी पूर्ण रूप से, तो क्या करेंगे? उसमें थोड़ी कमी कर देंगे। देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। बुध जब अस्त का होता है तो व्यक्ति को ये कंफ्यूजन देने वाला होता है, सही निर्णय लेने की शक्ति को कम कर देता है। जहां पर आपको मान लीजिए निर्णय लेना चाहिए 4 दिन में, वहां पर हो सकता है आप ज्यादा समय लगाएं, उस वजह से आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसी भी परेशानियां बुध की वजह से देखने को मिलती है। अब देखिए बुध यहां पर अस्त के हैं। इस कुंडली में बुध हालांकि कारक ग्रह नहीं है, वो मारक ग्रह है, तो उनका अस्त का होना बहुत नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जिस चीज का बुध नैसर्गिक कारक है, जैसे वाणी का, जैसे कि आपके बुद्धि का, उन चीजों में यहां पर ये थोड़ी कमी लाएंगे। यहां पर देखा जाए पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, कर्म स्थान में जाकर के करियर भाव में बैठे हुए, ये स्थिति बढ़िया है। लेकिन अस्त का है तो प्रभाव कम हो जाएगा यहां पर बुध का। सूर्य को देख लें, 18 डिग्री के साथ सूर्य दसम भाव में बैठे हुए हैं उच्च की राशि में। दसम भाव में सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य को देखेंगे, वो धनेश हैं, धन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, पैतृक संपत्ति भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। तो ये आपकी वाणी में तेज देंगे, ये आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। और यदि आप समाज में नेम फेम कमाना चाहते हैं, लोगों के बीच जो फेमस होना चाहते हैं, सूर्य आपको ये चीज देने वाला होगा।
सूर्य ये चीजें आपको देने वाला होगा और पैतृक संपत्ति भी आपको ये सूर्य देने वाला होगा, दिलवाने वाला होगा। सूर्य का 10वें भाव में होना निश्चित रूप से आपके नेम फेम मान सम्मान के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। दृष्टि पड़ेगी सूर्य की कुंडली के 4th भाव के ऊपर, मकान वाहन का सुख ये देने वाले होंगे। लेकिन हाँ, सूर्य तेज है, कुंडली के 4th भाव के ऊपर इनकी दृष्टि माता के स्वास्थ्य और घर में कलह की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। मतलब माता के स्वास्थ्य में परेशानी और घर में कलह की स्थिति ये दे सकते हैं। केतु को देखते हैं, यहां पर केतु 27 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। नीच की राशि में यहां पर केतु बैठा हुआ है। जैसे कि राहु यहां पर वृश्चिक में थे, वैसे यहां पर ये केतु वृषभ में नीच के माने जाते हैं। और यहां पर देखा जाए बाल अवस्था का केतु है, क्या करेगा, लाभ में थोड़ी कमी करेंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शुक्र उच्च के हैं तो लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि केतु नीच का बैठा हुआ है तो लाभ में कमी आ जाएगा। रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, दशा को देखिए। केतु की दशा चलेगी, लाभ में परेशानी आपको देखने को मिलेगी, धन संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी केतु की दशा यदि चलती है तो। 3रे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, केतु चंद्रमा को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में 1000 तरीके के थॉट्स ये लाने वाले होंगे। 5वें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि शिक्षा संतान संबंधित परेशानी और 7वें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि विवाह संबंधित परेशानी खड़ी करने वाली होगी। आगे बढ़ते हैं, 12वें भाव को देख लेते हैं। मंगल और शनि की युति 12वें भाव में हो रही है। मंगल और शनि की युति एक प्रकार से संघर्ष का निर्माण करती है, संघर्ष को दर्शाती है, टेक्निकल क्षेत्र को दर्शाती है मंगल और शनि की युति। यहां पर देखा जाए 12वें भाव में मंगल और शनि की युति हो रही है। 12वां जो भाव होता है खर्च का होता है, विदेश का होता है। अब यहां पर मंगल को हम पहले देखते हैं, 14 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है यहां पर, शत्रु की राशि में बैठा है, लेकिन हालांकि तात्कालिक मैत्री में बैठा हुआ है मंगल, और राशि का परिवर्तन भी हो रहा है बुध के साथ। इस कुंडली में मंगल आपके पंचमेश है और वो कर्मेश है, यानी कि इस कुंडली का सबसे कारक ग्रह जिसको हम योग कारक कहते हैं वो मंगल है। और जाकर के मंगल नुकसान, खर्च और विदेश भाव में बैठा हुआ है। तो ये तो एक बात ये दर्शा रहा है, या तो आपकी जो शिक्षा है या जो आपका करियर है वो विदेश में बने तो ये मंगल आपको पूरा लाभ दिलाएंगे, नहीं तो आपकी शिक्षा में और आपके करियर में ये मंगल बाधा उत्पन्न करने वाला होगा। साथ ही साथ संतान सुख के लिए भी मंगल का जाकर के 12वें भाव में बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, पराक्रम को बढ़ा देगा, मेहनत को ये बढ़ा देगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, आपको ये मेहनती बनाएगा, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाला होगा और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाने वाला होगा, मतलब विजय दिलवाने वाला होगा ये आपको। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, और यहां पर ये मंगल दृष्टि डालेंगे 7वें भाव के ऊपर, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी ये खड़ी करने वाले होंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मंगल आपका 12वां जरूर है, लेकिन आप मांगलिक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। लेकिन यहां पर मंगल जो दृष्टि डालेंगे कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, तो पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति ये उत्पन्न करने वाले होंगे। शनि को देख लेते हैं, 7 डिग्री का शनि यहां पर बैठा हुआ है, बाल अवस्था का ये शनि है। यहां पर इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, मारक ग्रह है, सप्तमेश है और अष्टमेश है शनि, और जाकर के अष्टमेश 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो शनि भी यहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है, तो मेहनत करेंगे तो लाभ देगा। शनि भी आपको विदेश लेकर के जा सकता है, लेकिन 7वें भाव से यदि हम देखें जो कि विवाह का होता है, यहां पर शनि षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं। कौन सा दोष? तो षडाष्टक दोष, 6-8 का दोष यहां पर बना करके बैठे हुए, और ऐसा ही दोष मंगल भी यहां पर आपके 5वें भाव से बना रहे थे। तो यहां पर विवाह संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, और इन्होंने शायद बताया भी है कि इनका जो है एक विवाह टूट चुका है। उसके पीछे का कारण आप जानना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण है शनि का 12वें भाव में बैठना। और तो और यहां पर शनि को देख लें तो वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और मंगल 12वें भाव में चले गए तो क्या है कि मंगल जो योग कारक मैंने कहा, तो मंगल अब योग कारक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो 12वें भाव में चला गया, खुद त्रिक भाव में चला गया, तो वो बढ़िया परिणाम नहीं देगा। वो और शनि मिलकर के स्थिति को थोड़ा खराब करने वाले होंगे, संघर्षों को बढ़ाने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 2रे भाव के ऊपर, तीसरी दृष्टि 2रे भाव के ऊपर पड़ेगी। वाणी का ध्यान रखिए, किसी को कटु वचन मत कहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से शनि आपको बचाने वाले होंगे, आपकी रक्षा करने वाले होंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके भाग्य भाव के ऊपर। अब ये बहुत मायने रखता है, ध्यान से समझिए। शुक्र उच्च के हैं, बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन गुरु जो इस भाव के स्वामी ग्रह है वो त्रिक में चले गए, वीक पॉइंट। राहु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर, वीक पॉइंट। अब शनि की भी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भी वीक पॉइंट और मेजर वीक पॉइंट। इसी वजह से जो है आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, भले ही वहां पर उच्च का शुक्र क्यों ना बैठा हुआ हो, क्योंकि वहां पर राहु और शनि दोनों उस भाव को प्रभावित कर रहे हैं और गुरु खुद जाकर के गड्ढे में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जाएगी। चलिए आपकी दशाओं को देख लेते हैं। दशा फिलहाल देखी जाए तो गुरु की चल रही है। गुरु की महादशा आपको 26 मार्च 2025 तक रहने वाली है और गुरु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 26 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। ये समय ठीक है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पर बैठ करके गुरु क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में आपको इंटरेस्ट दिलवाएंगे। इस दौरान आप कहीं ना कहीं देखेंगे ऑकल्ट की तरफ, मतलब एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी आपको रुचि देखने को मिल सकती है। तो ये समय बढ़िया है, गहन चिंतन करने का ये समय है, चिंता करने का नहीं, चिंतन करने का समय है ये। तो चिंतन करिए और कहीं ना कहीं जो चंद्रमा की अंतर्दशा, फिर मंगल की अंतर्दशा आएगी, उस दौरान विदेश वगैरह की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो अष्टम भाव में बैठा गुरु भी आपको सफलता देगा। बेसिकली क्या है, मैंने कई बार बताया है कि यदि गुरु छठे में, आठवें में बैठ जाते हैं तो इनकी शुभता कम हो जाती है, लेकिन तब क्या करते हैं ये, तब ये आपके जीवन में जो परेशानियां है ना उसको कम करने में लगे रहते हैं। ध्यान से समझिए, यदि गुरु केंद्र में, त्रिकोण में, अच्छी राशि में बैठा हुआ है तो गुरु शुभता को कई गुना बढ़ा देंगे, खूब सारे अच्छे आपको रिजल्ट्स देंगे। लेकिन जब ये गुरु त्रिक भाव में बैठ जाता है तब भी इस गुरु को हम खराब नहीं कहेंगे, तब ये गुरु आपके परेशानियों को कम करने में लगा रहता है। शुभता को नहीं बढ़ा पाता, लेकिन परेशानियों को कम करने में ये लगा रहता है। तो यहां पर आपका गुरु भी वही है, कहीं ना कहीं कितनी भी परेशानी हो, ये गुरु उन परेशानियों को धीरे धीरे ही सही कम करने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है। प्रश्नों को लेते हैं। वाटर से जुड़ा हुआ, मतलब जल से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं, चंद्रमा ठीक है, आपका लग्नेश है चंद्रमा, आप इससे जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा सूर्य से जुड़ा हुआ कारोबार भी आपको बढ़िया लाभ देने वाला होता। कहते हैं कि परिश्रम का पूरा फल मुझे नहीं मिलता। देखिए, मैं मानता हूं कि आप परिश्रम करते हैं, क्योंकि लग्नेश ही जाकर के परिश्रम भाव में बैठा हुआ है। और मैं आपकी दूसरे पॉइंट को भी मानता हूं कि आपको लाभ नहीं मिलता, कारण भाग्य भाव का यहां पर पाप प्रभाव में आ जाना। कहते हैं कि शिक्षक की डिग्री है लेकिन मैं बिजनेस करता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पंचम भाव है शिक्षा का, संतान का, वहां पर शिक्षा के भाव में राहु बैठे हुए हैं नीच की राशि में, और मंगल जो कि शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह है वो जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से आपने शिक्षा तो कुछ और ग्रहण की, लेकिन आप काम कुछ और कर रहे हैं। विचार बहुत आते हैं लेकिन मैं वैसा एक्शन नहीं ले पाता हूं। चंद्रमा एक तो केमद्रम दोष में यहां पर बैठ जाना, और दूसरा जो कर्म भाव के स्वामी ग्रह मंगल, उसका जाकर के यहां पर 12वें भाव में बैठना। लेकिन फिर भी यहां पर दसम भाव में सूर्य का बैठना एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। मंगल को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्शन भी ले पाएंगे। स्थिति बहुत खराब नहीं है। विचार बहुत ज्यादा आते हैं, इसके पीछे का कारण है चंद्रमा, और आपका जो लग्न है वो भी कर्क है। कहते हैं कि जीवन में असमंजस की स्थिति है, ऐसा लगता है कि मेरा भाग्योदय नहीं हुआ है। देखिए, भाग्योदय वैसे जो है, गुरु जब भाग्येश बनते हैं तो भाग्योदय 16 वर्षों में हो जाता है, और यहां पर शुक्र जब बैठते हैं तो एक बार भाग्योदय 25 के आसपास होता है, दूसरा भाग्योदय 52वें वर्ष में होता है। राहु की दृष्टि या राहु का प्रभाव जब भाग्य भाव के ऊपर पड़ता है तो 42वें वर्ष में राहु भाग्योदय करते हैं, और शनि की दृष्टि या शनि का प्रभाव जब कुंडली के नवम भाव के ऊपर पड़ता है तो ये 36वें वर्ष के बाद भाग्योदय करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाग्योदय हो चुका है, लेकिन गुरु की जो प्लेसमेंट है और पाप ग्रहों का जो प्रभाव है आपके भाग्य भाव के ऊपर, इस वजह से अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य संपूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देता है। कहते हैं कि एक विवाह टूट चुका है मेरा, और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि जी हाँ, मैंने दूसरी शादी की है। देखिए, विवाह टूटा, सप्तम भाव को हम विवाह से जोड़ करके देखते हैं, सप्तमेश बनते हैं शनि, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, ये स्थिति बढ़िया नहीं है। इस वजह से विवाह आपका टूटा। इसके योग नजर आ रहे हैं, वैसे भी इसके योग नजर आ रहे हैं, एक विवाह यहां पर टूट सकता था। कहते हैं कि जस नहीं मिल पाता है, जस नहीं मिलना यानी कि यश नहीं मिलना। देखिए, यहां पर मैं देखूं तो सूर्य आपका बहुत ही बढ़िया है, पार एक्सेलेंस में सूर्य को कहूंगा। क्यों? क्योंकि दसम भाव में इनको दिशा बल भी प्राप्त होता है, दिग्बली हो जाते हैं, और यहां पर उच्च के भी हैं सूर्य, तो ये तो बहुत जबरदस्त सूर्य है। गुरु आपका यहां डाउन नजर आ रहा है, ठीक है,
आपका नवमांश में यहीं पर आपको समझाता हूं 2 पॉइंट्स नवमांश के। नवमांश में आपका गुरु अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है राहु के साथ। क्या होगा? राहु क्या करता है? ग्रहण लगा देता है कि जिसके साथ बैठेगा उसको ग्रहण लगा देगा। गुरु के साथ राहु बैठता है तो हम इसको चांडाल कहते हैं। चांडाल का मतलब क्या हुआ कि वो गुरु के पॉजिटिविटी को हर लेता है, खत्म कर देता है। इस वजह से यहां पर जो जस मिलने वाले जो स्थिति है उसको ये कमजोर कर देता है। जस कौन देता है? सबसे पहले सूर्य और दूसरे नंबर पर गुरु। तो गुरु यहां पर मैंने आपको बताया कि वो पाप प्रभाव में है। दूसरा सुन लीजिए, सूर्य जो है वो वहां पर केतु के साथ जाकर के बैठा हुआ है। ये सूर्य केतु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। तो नवमांश कुंडली इस बात को बता रही है कि हां, यश कीर्ति मिलने में थोड़ी परेशानी इनको आने वाली है। पारिवारिक योग कैसा है? पारिवारिक योग की बात करें तो यहां पर स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन शनि की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है ये बढ़िया नहीं है। शनि की दृष्टि का द्वितीय भाव के ऊपर पड़ना ये कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ संबंधों को खराब कर सकता है। मन अशांत रहता है। चंद्रमा इसका कारण है। विदेश योग के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, आपकी कुंडली में विदेश योग ऑलरेडी बना हुआ है और नवंबर 2021 के बाद बहुत हद तक संभव है कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। गुप्त शत्रु या दुश्मन, देखिए आपके गुप्त शत्रु हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ रही है। आप शत्रुओं की चिंता छोड़ दीजिए। शनि और मंगल मिलकर के आपके शत्रुओं को संभाल लेंगे। शत्रुओं को लेकर के ज्यादा चिंता फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए उपाय जानना चाहते? बिल्कुल, जब मैं उपाय बताऊंगा तो आपको स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स और समझा दो। देखिए, नवमांश कुंडली में देखा जाए तो वहां पर मंगल 7वें भाव में बैठा हुआ है, शनि की राशि में, कुंभ में। इस वजह से भी विवाह में जो है मतभेद की स्थिति, झगड़े और लड़ाई की स्थिति नजर आ रही है। और सूर्य और गुरु जो है वहां पर, जैसा मैंने बताया, वो थोड़े पीड़ित हो रहे हैं। चलिए सीधे उपाय को लेते हैं। आपके लिए कुछ उपाय बता देता हूं जिनसे आपको बेहतर स्थिति देखने को मिल जाएगी। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य सुबह शाम शिव चालीसा का पाठ करेंगे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगे। हर गुरुवार मंदिर जाकर के पीले प्रसाद चढ़ाएंगे। किसी भी देवी देवता का वो मंदिर हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और संभव हो तो कहीं ना कहीं जो है मंगलवार के दिन मंदिर जाकर के हनुमान जी के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आखिरी उपाय है, गले में 2 मुखी एवं 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे आप शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को। इससे भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 46 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।